हेलो दोस्तों। तो फिर आज फिर से हम एक नया लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं और सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का। बेसिकली आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल लॉ ऑफ केमिकल केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में बेसिकली हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में बेसिकली हम पांच लॉ से डील करेंगे। अवोगाद्रो लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, डेफिनेट प्रोपोर्शनल, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल, गेलू-सेक्ट, लॉ ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब 4-5 लॉ बेसिकली हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, टोटल मास ऑफ रिएक्शन, टोटल मास ऑफ रिएक्शन इज कंजर्व। टोटल मास ऑफ रिएक्शन कंजर्व होना चाहिए, मतलब टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट जितना होगा उतना ही टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट भी होगा। मतलब टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, जितना रिएक्टेंट का मास होगा उतना ही टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, उतना ही मास ऑफ प्रोडक्ट होगा, तभी तो कंजर्व होगा। जैसे एग्जाम्पल लूं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स H2O। इसका मास बताओ। इसका मास है 2, इसका मास बताओ 32, 16 दूनी 32। H2O का 16 2 18, 18 ग्राम, 36 ग्राम। अब देखो इसमें देख के बताओ क्या ये कंजर्व है? 18 इधर है, 34 इधर है, नहीं सर। तो फिर कैसे? देखो अभी रिएक्ट एक चीज इसमें कमी है जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का एक मतलब क्रस्ट पॉइंट था, मतलब क्रस्ट। तो इसमें अभी बैलेंस रिएक्शन नहीं है। बैलेंस करो, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 कर दो, हाइड्रोजन टोटल 4 हो गए, तो 2 आएगा इधर, 2 2 जो 4, मतलब तो अब इंटू 2 हो जाएगा इधर, और इधर कितना हो गया इंटू 2, मतलब अब 4 ग्राम निकल के आया, प्लस 32 ग्राम प्लस 36 ग्राम। अब देखो क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो रहा है? 36 ग्राम इधर है, 36 ग्राम इधर है। अब फाइनली दोनों रिएक्टेंट का जितना मास है उतना ही प्रोडक्ट का हो गया। मतलब कि इससे तुमको क्या सीखने को मिला? मतलब कि जितनी भी हम केमिकल रिएक्शन है, लिवेसियर ने दिया था ये लॉ। तो लिवेसियर बोल के गया था बहुत पहले ही, तो अपने ज़माने में, कि जितनी भी रिएक्शन होगी सभी बैलेंस रिएक्शन होगी, उनका मास कंजर्व रहेगा। मतलब तो इसमें क्या जो मेन पॉइंट है, पहला स्टार पॉइंट नोट लिख लो। नोट क्या लिखोगे? केमिकल रिएक्शन आर बैलेंस, केमिकल रिएक्शन आर बैलेंस्ड। केमिकल रिएक्शन आर बैलेंस्ड अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। पहला पॉइंट ये है जो नोट पॉइंट याद रखना है, पहला स्टार पॉइंट। दूसरा स्टार पॉइंट, ये लॉ न्यूक्लियर रिएक्शन में नहीं लगता। दिस लॉ नॉट वैलिड, दिस लॉ नॉट वैलिड इन केमिकल रिएक्शन, इन न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर
रिएक्शन। क्यों, अब मैं समझा रहा हूँ। न्यूक्लियर रिएक्शन में कौन सा लॉ लगता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी लगता है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं क्या? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ रहे हैं हम। तो उस जबकि दिस न्यूक्लियर रिएक्शन में मास के साथ एनर्जी भी ट्रांसफर होती है, मतलब कि तो मास ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन लिखा है क्या? कहीं कहीं नहीं लिखा, ओनली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लिखा है। तो मतलब न्यूक्लियर रिएक्शन में मास और एनर्जी दोनों निकलती हैं, तो ये लॉ इधर एक्सेप्शनल है। दिस लॉ इज नॉट वैलिड इन न्यूक्लियर रिएक्शन। आई थिंक तुमको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अच्छे से दिमाग में घुस गया होगा। चलो तो फिर दूसरे लॉ की तरफ बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे लॉ ऑफ, कौन सा लॉ? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शनल। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कुछ भी बोल दो उसको। दूसरा लॉ है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और कांस्टेंट प्रोपोर्शन। मतलब या तो बोल दो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या कांस्टेंट प्रोपोर्शन, सेम बात होती है। तो ये क्या बोलता है? ये बेसिकली बोलता है रेशियो ऑफ एलिमेंट, रेशियो ऑफ एलिमेंट मास या मोल रेशियो ऑफ एलिमेंट इन ए कंपाउंड is constant, irrespective of their origin, अभी इसका मतलब समझाता हूँ क्या है। irrespective of their origin, तो इसका मतलब क्या है? रेशियो ऑफ एलिमेंट इन ए कंपाउंड इज कांस्टेंट, मतलब कि जैसे सपोज दैट एग्जांपल लो, वाटर ले लो। तो ये क्या बोलता है? चाहे पानी तुम नल का लो, नाले का लो, तालाब का लो, किसी चीज का भी लो, इनके मास अगर इसका हाइड्रोजन का मास निकालेंगे और ऑक्सीजन का, तो हाइड्रोजन का 2 आएगा, ऑक्सीजन का कितना आएगा? 16, मतलब कि 1:8। बताओ 2:16 ग्राम, 2 ग्राम हमेशा एस रहेगा और ऑक्सीजन 16 ग्राम। ऐसे ही सेम एग्जांपल हम ले किसका? कार्बन डाइऑक्साइड कहीं से भी उठा लो तुम, कार्बन का वेट रहेगा 12 ग्राम और ऑक्सीजन का 32 ग्राम। ये चेंज नहीं होगा, चाहे तुम मतलब कहीं से भी, चाहे तुम खुद बनाओ, मतलब नेचर से पकड़ के लाओ कार्बन डाइऑक्साइड को, कहीं से भी लाओ। ऐसे सेम वाटर के केस में जो इनका मास रहेगा वो सेम रहेगा, 2:16। इसका रेशियो फिक्स रहेगा। रेशियो ऑफ एलिमेंट मास या मोल इन ए कंपाउंड इज कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। आई थिंक समझ में आ गया होगा। चाहे मतलब फिक्स रेशियो रहेगा 2:16, हाइड्रोजन वाटर का 2:16, कहीं से भी लो पानी, कहीं से भी। आई थिंक लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन तुमको समझ आया होगा। चलो अब पढ़ते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल। थर्ड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या बोलता है? when two element
two element combine in a combine when two element combine to form more than one compound, more than one compound, the mass of the ratio of mass of one element remains fixed, but ratio of mass of other element in a simple ratio मैंने डेफिनेशन लिखी है ना, तुमको समझ आया ना मुझे खुद समझ आया, मतलब तो अभी मैं कैसे समझाऊंगा, एग्जाम्पल के थ्रू। क्या बोलना चाहता है, एग्जाम्पल वाटर ले लो तुम और H2O2 ले लो। तो हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का H2O2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को देखो, पहली बात तो ये मोर देन वन कंपाउंड है, सही है। हाइड्रोजन लो, हाइड्रोजन का मास रेशियो देखो 2 ग्राम है, और इस हाइड्रोजन का H2O का 2 ग्राम है, मतलब ये क्या है, फिक्स है। पहली लाइन समझ में आ गई। दूसरा ऑक्सीजन का 16, दूसरा क्या आ रहा है 32, मतलब ऑक्सीजन का रेशियो कितना आ रहा है, ऑक्सीजन ऑफ H2O2 कितना आ रहा है 16, 32, अरे नहीं 32 अपॉन 16 सही तो लिखा था, H2O2 16, ये क्या है 32, तो इसका 1:2, काटोगे इसको 1:2 आएगा। देखो एक एलिमेंट का मास फिक्स है, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, हाँ मोर देन वन कंपाउंड है। अब इसने बोला है रेशियो ऑफ द मास ऑफ वन एलिमेंट रिमेन फिक्स, एक एलिमेंट का मास फिक्स होता है बट रेशियो ऑफ मास ऑफ अदर एलिमेंट इज इन सिंपल रेशियो। तो देखो दूसरे का मास का सिंपल रेशियो में आएगा ये, जैसे 1:2 ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन ऑफ वाटर लोगे, ऑक्सीजन ऑफ ये सिंपल रेशियो में होगा ऑक्सीजन। अब जैसे एग्जाम्पल N2O5, इसमें नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का देखो, नाइट्रोजन का कितना है, नाइट्रोजन 14 दूनी 28 ग्राम, इसका भी N2 है 28 ग्राम, ऑक्सीजन का कितना है इधर 16, 16 पंचे 80, इसका 80 है, 16 ग्राम है, ये 80 ग्राम। तो ये क्या है नाइट्रोजन का, एक एलिमेंट का फिक्स मास है, इसका रेशियो फिक्स है कि 21:1 फिक्स हो गया। अब देखो ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन किसका N2O का, देखो ऑक्सीजन ऑफ N2O5 का देखो, तो ये आ रहा है 16 ग्राम, ये आ रहा है 80 ग्राम। अब इसको काटो 1:5 कटेगा, 16 पंचे 80, तो ऑक्सीजन का रेशियो इसमें सिंपल रेशियो कितना है 1:5। आई थिंक लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन तुमको समझ आया होगा। अब चलो थोड़ी और आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे एक नया और लॉ पढ़ेंगे, बेसिकली गे-लुसाक्स लॉ ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम, 4 पढ़ेंगे। गे-लुसाक्स लॉ ऑफ गे-लुसाक्स लॉ ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम।
कांस्टेंट वॉल्यूम, गैलुसैक लॉ ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम। बेसिकली ये क्या बोलता है? अभी तक 3 लॉ पढ़े हैं, चौथा लॉ गैलुसैक लॉ। गैलुसैक लॉ क्या बोलता है? इन एनी गैस फेज रिएक्शन, इन एनी गैस फेज रिएक्शन, the volume of gas, the volume of gas, volume of gas reacting with each other, reacting with each other in a simple ratio, or in a whole number ratio, or in a whole number ratio, इसका क्या मतलब है? एनी गैस फेज रिएक्शन, द वॉल्यूम ऑफ गैस रिएक्टिंग विथ ईच अदर, द वॉल्यूम ऑफ गैस। तो एक एग्जांपल से समझते हैं इस लॉ को। हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन गिव्स NH3। इसको बैलेंस करेंगे 2, तो हाइड्रोजन 6 3 and 2, हाँ बैलेंस हो गई रिएक्शन। तो ये क्या बोलता है गैलुसैक लॉ? एनी गैस फेज रिएक्शन, द वॉल्यूम ऑफ गैस रिएक्टिंग विथ ईच अदर, मतलब गैस रिएक्टिंग विथ ईच अदर कौन सी है? ये है आर इन होल नंबर रेशियो, मतलब इनका 3 है, ये 1 है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन का रेशियो 3 है और नाइट्रोजन का 1 है। बस सिंपली ये यही बोलता है गैलुसैक लॉ। आई थिंक इतना तुमको समझ आया होगा। चलो लास्ट लॉ और पढ़ ले रहे हैं, अवोगाद्रो लॉ। अवोगाद्रो लॉ, अवोगाड्रोस लॉ। बेसिकली अवोगाड्रोस लॉ क्या बोलता है? अवोगाड्रोस लॉ बोलता है proposed about Avogadro law proposed that equal volume of gas at constant temperature and pressure, at constant temperature and pressure Avogadro law proposed that equal volume of gas that at constant temperature and pressure contain equal number of molecules। क्या बोलता है अवोगाद्रो लॉ? जैसे आप सपोज दैट 10 ग्राम, तुम देखो समझा रहा हूँ अवोगाद्रो लॉ, 10 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है और 10 ग्राम H2O है। तो अवोगाद्रो लॉ बोलता है, मैं अगर सिंपल भाषा में और बताऊं तुमको, अवोगाद्रो लॉ तो वॉल्यूम ऑफ गैस होता है, जो वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के। मतलब अगर हमको वॉल्यूम पता है, तो हम इक्वल वॉल्यूम होना चाहिए, तो हम उसके मॉलिक्यूल्स पता सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और मोल्स हम पता कर सकते हैं। कैसे? तो देखो एग्जाम्पल, 10 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड और 10 लीटर हाइड्रोजन,
वॉल्यूम इक्वल इक्वल है दोनों का, दोनों गैस का वॉल्यूम क्या है, इक्वल है, 10 लीटर हाइड्रोजन। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के पता करना है, तो क्या करेंगे, अगर वॉल्यूम इक्वल है तो नंबर ऑफ मोल्स भी इक्वल होंगे, दोनों के, कार्बन डाइऑक्साइड के भी हाइड्रोजन के भी। कैसे, नंबर ऑफ मोल बनाना है 10 वॉल्यूम अपॉन 22.4, बन गया मोल, वॉल्यूम अपॉन 22.4। मतलब अगर वॉल्यूम इक्वल है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल होंगे। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बना दो, मॉलिक्यूल्स बनाना है, मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के, तो सिंपली Na का मल्टीप्लाई कर दो तो मॉलिक्यूल्स बन गए। मोल का फॉर्मूला ही जो पढ़ाए थे 3 वही लगा रहा हूं मैं, मॉलिक्यूल्स किसका, हाइड्रोजन के, सेम आएंगे 10 × 22.4 इंटू Na। अगर वॉल्यूम सेम है तो मोल्स भी सेम होंगे, मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। आई थिंक इतनी बात तुमको समझ में आ गई होगी, प्रूफ भी कर रहा हूँ डायरेक्ट सामने सामने। अगर तुमको अब भी समझ नहीं आ रहा तो भाई क्या ही बता दूं। अब देखो मैंने तुमको सभी लॉस अच्छे से पढ़ा दिए हैं। अब चलो कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। तो न्यूमेरिकल की पहली घड़ी में पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन, 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट इज बर्न्ड टू प्रोड्यूस कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इफ 112 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड is produced in the reaction weight of carbon dioxide produced will be कितना होगा, बताओ। पहला ऑप्शन ये है 44 ग्राम, बी ऑप्शन क्या है 66 ग्राम, सी ऑप्शन क्या है 88 ग्राम, डी ऑप्शन क्या है 96 ग्राम। बताओ 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट बर्न हुआ है तो प्रोड्यूस क्या क्या प्रोड्यूस किया है, कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड दे दिया है कितना 112, कार्बन डाइऑक्साइड पूछा है, तो इसमें क्या लग रहा है, तुम थोड़ी दिमाग लगाओ, कॉमन सेंस, अभी 5 लॉ पढ़ाए हैं तो इसमें कैसे पता चलेगा। जैसे क्या कैल्शियम ऑक्साइड कार्बोनेट है, कैल्शियम ऑक्साइड में टूट रहा है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में, तो इसका मास कितना है गिवन 200, और इसका कैल्शियम ऑक्साइड का कितना गिवन है 112, कार्बन डाइऑक्साइड का पूछा है। तो मैंने क्या बोला था, मास ऑफ रिएक्टेंट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या पढ़ाया था, मास ऑफ रिएक्टेंट बराबर होना चाहिए मास ऑफ प्रोडक्ट के। तो लिख दो मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। मास ऑफ रिएक्टेंट कितना है 200 ग्राम, और ये 112 ग्राम है। पूछा गया है एक्स, कैल्शियम ऑक्साइड का मास पूछ रहे हैं, तो एक्स निकाल लो, 200 माइनस 112 तो कितना निकल के आया 88 ग्राम, 88 ग्राम।
आई थिंक तुमको समझ आया होगा। चलो एक और क्वेश्चन करा देता हूँ। इथाइलिन पॉलीमराइजेस क्वेश्चन। इथाइलिन पॉलीमराइजेस पॉलीमराइज इथाइलिन पॉलीमराइज अंडर सुटेबल कंडीशन, अंडर सुटेबल कंडीशन suitable condition of pressure P and temperature T to produce as per the reaction एक रिएक्शन गिवन है NCH2 CH2 गैस CH2 N 1000 से ज्यादा है। If 100 kg ethylene is used in this reaction, the weight of polythene formed is ये क्वेश्चन। पहला ऑप्शन इसका 100 N ग्राम 100 N किलोग्राम केजी में गिवन है। बी ऑप्शन इसका है N केजी। सी ऑप्शन क्या है 100/N केजी। डी ऑप्शन क्या है 100 केजी। तो देखो क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से। इथाइलिन पॉलीमराइज अंडर सुटेबल कंडीशन ऑफ प्रेशर P टेम्परेचर T टू प्रोड्यूस एज पर द रिएक्शन। एक रिएक्शन है, ये पॉलीमराइजेशन की रिएक्शन है। एन इथाइलिन अगर पॉलीमराइज हुए हैं तो इतने बने हैं, एन 1000 से ज़्यादा है। इफ 100 kg इथाइलिन इज यूज्ड इन रिएक्शन द वेट ऑफ पॉलीथीन। अगर इथाइलिन से पॉलीथीन बना है, इथाइलिन 100 ग्राम था तो पॉलीथीन पूछा है। अरे भाई मैंने बताया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास में, जितना मास ऑफ इथाइलिन होगा उतना ही तो मास ऑफ पॉलीथीन होगा भाई मेरे। मास ऑफ पॉलीथीन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब कि 100 kg इसका था तो इसमें n लगा है, इसमें n है, इधर n डिवाइड है तो 100 kg तो आएगा भाई। डी ऑप्शन आई थिंक समझ में आया होगा। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। सैंपल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन क्वेश्चन। A sample of carbon dioxide contain
contain approx 28% carbon and 72% oxygen by mass, irrespective of the source of origin, This shows that law of पहला है मास ऑफ कंजर्वेशन, सेकंड है कांस्टेंट प्रोपोर्शन, थर्ड है मल्टीपल प्रोपोर्शन डी है नन। बताओ डाटा क्या है, क्वेश्चन पढ़ो। सैंपल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन अप्रोक्स 28% कार्बन 72% ऑक्सीजन बाई मास इरेस्पेक्टिव और सोर्स ऑफ ओरिजिन। तो मैंने क्या पढ़ाया था, इरेस्पेक्टिव और सोर्स ऑफ ओरिजिन से तुमको समझ में आना चाहिए। चाहे तुम कार्बन डाइऑक्साइड कहीं से भी लाओ, तुम बनाओ, तुम कहीं से भी लाओ, बना लो कार्बन डाइऑक्साइड एक कैसे भी, तो उसका जो परसेंट रहेगा कार्बन और ऑक्सीजन का फिक्स रहेगा। ये किसमें, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में पढ़ा था हमने। सेकंड ऑप्शन सही है। चलो और क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं। 1 लीटर ऑफ नाइट्रोजन combine with 3 liter of hydrogen, to form 2 liter ammonia, of ammonia under the same condition, under the same condition. This illustrated the पहला ए लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, बी लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, सी लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ Gay-Lussac law of gaseous constant,
कांस्टेंट, बी नन। बताओ इसका आंसर। उसने क्या बोला है, 1 लीटर नाइट्रोजन कंबाइन विथ 3 लीटर ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म 2 लीटर ऑफ अमोनिया। देखो वॉल्यूम की बात हमने किस किस लॉ में की थी, एक अवोगाड्रो लॉ में की थी, अवोगाड्रो लॉ में, और दूसरी हमने किस में की थी, गै-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस कांस्टेंट। अवोगाड्रो लॉ कहीं दिखाई नहीं दे रहा। आई थिंक आज का लेक्चर तुमको समझ में आया होगा। आज का लेक्चर इधर ही समाप्त करते हैं और इस चैप्टर को भी इधर ही ख़त्म करते हैं, फिनिश। जब तक के लिए बाय, जय हिंद। अच्छे से पढ़ाई करो, मन लगा के पढ़ो बस।